जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम हल करने वाले हैं। देखिए ये वो प्रश्न होने वाले हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, जो इसका पिछला एग्जाम हुआ था, उसके सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था, सिर्फ जो संख्या होती है उसको बदला गया था, वरना सभी के सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। तो इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बाद अब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हम कभी कभार ही करेंगे, क्योंकि हमारी क्लासेज हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। अपना जो मैथ का बैच है, फ्री बैच, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का फ्री बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कल से ही, और डेली 9 बजे आपको आना है उसको पढ़ने के लिए। मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आपने ये जो मैथ का फ्री बैच, मैं पेड भी दे सकता था, और ये पेड के जैसा ही नहीं, पेड ही होने वाला है, लेकिन आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं और आपको हीरो बनाने वाला हूं, आपका सिलेक्शन करवा के। क्योंकि आप सभी जानते हो ना, बेरोजगार व्यक्ति हीरो कब बनता है? जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तब वो हीरो बन जाता है। तो इस बार रेलवे में आपका सिलेक्शन करवाना है, तो रेलवे के लिए अपना बैच है वो बिल्कुल शानदार होगा। कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये बोले कि मैं मैथ में स्कोर नहीं कर सकता। आप सभी जानते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन आएंगे, कांस्टेबल और एसआई में दोनों में 35 क्वेश्चन आएंगे, और इस बैच के बाद आप 35 में से 35 स्कोर करने वाले हो। मेरी इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। काफी बातें होगी, अब चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी तो आप कोर्स पढ़ोगे, क्लासेस देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा। डेली सुबह 9 बजे, कैसे याद कर लो टाइमिंग, डेली सुबह 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आरपीएफ के हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ इस डेट को मत समझना कि सिर्फ ये इसी डेट को आया था, इस डेट को तो ये क्वेश्चन आया था, यहां पर सिर्फ इन 3 आंकड़ों को बदलकर हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या है कि 473 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 22 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 65 सेकंड का है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, और वो भी हमें मीटर में बतानी है कितनी होगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी ट्रेन वाली, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, 473 मीटर लंबा पुल है। तो जब कोई ट्रेन पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई को प्लस में पुल की लंबाई को पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमें दी नहीं गई, हमको निकालनी है, तो हमने x मान लिया कि x उसकी लंबाई है, 473 पुल की लंबाई है, और इसको पार करने में कितना समय लिया जा रहा है, 65 सेकंड का समय लिया जा रहा है। कितनी सेकंड का? 65 सेकंड का। उसी के साथ बोला गया है कि एक सिग्नल पर, या सिग्नल पर क्या है, एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है। जब सिग्नल को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करेगी, और उसको पार करने में कितने सेकंड का समय लिया जा रहा है, 22 सेकंड का समय है वो लिया जा रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, यहां पर भी ट्रेन की लंबाई है, यहां पर भी ट्रेन की लंबाई है। खुद की लंबाई को पार करने में वो 22 सेकंड का समय लेती है। तो इसका मतलब ये जो ज्यादा समय लिया गया है वो किसकी वजह से लिया गया है, इसको पार करने में, यानी 473 मीटर को पार करने में समय लिया गया है। और कितना समय लिया गया है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 4, यानी 43 सेकंड का समय लिया गया है। और इस समय में वो किसको पार कर रही है, आपके पुल को पार कर रही है। 473 मीटर को 43 सेकंड में पार किया जा रहा है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, इससे काट दो, कितने पे चला जाएगा, 11 पे, 11 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो अगर हमसे सिर्फ स्पीड पूछा होता तो 11 मीटर पर सेकंड क्या हो जाती, स्पीड हो जाती, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लिया जा रहा है, 22 सेकंड का।
जब 1 सेकंड में 11 मीटर की दूरी तय की जाती है तो 22 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी? 242 मीटर की दूरी है उसको तय किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। पता है, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा दिया है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी कि अगर सिग्नल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो रेलगाड़ी या ट्रेन है अपनी स्वयं की लंबाई को पार करेगी। लेकिन अगर किसी पुल को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी, साथ में उनकी लंबाई को भी पार करेगी। तो यहां पर खुद की लंबाई साथ में पुल की लंबाई हमने लिखी है। इसमें क्या सिग्नल था तो सिर्फ खुद की लंबाई को पार करती है, तो खुद की लंबाई हमने लिखी है। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक से आप इसका आंसर निकाल सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। तभी तो मैंने बोला है कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कैसे भी लेवल का आ जाए, आप उसका आंसर आराम से कर पाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 दिया गया है। ये 4 अनुपात दिए गए हैं चतुर्भुज की भुजाओं का, और इसका परिमाप दिया गया है आपको 378 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं के योग को परिमाप बोला जाता है। यहां पर सभी भुजाओं का योग अनुपात में कितना है? 5 4 9 9 और 3 12 और 2 14, कितना हो गया? 14 हो गया। कितना? 378 दिया गया, 14 का मान है। एक का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 और 14 साते 98, यानी कि एक अनुपात का मान कितना निकल के आ गया? अपना 27 निकल के आ गया। जब टोटल कितना था? 14 अनुपात था, 14, उसका मान हमें दिया गया है इतना है, और एक का निकल के आ गया 27। अब हमसे क्या पूछा है? इसकी सबसे छोटी वाली भुजा का माप ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा अनुपात कितना है? 2। जब एक अनुपात का मान 27 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 आपका आंसर हो गया। आपसे सबसे बड़ी भुजा का पूछता तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाती? 5। 5 गुना 27 कर देते, हमारा आंसर हो जाता। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का योग पूछता तो 5 और 2 7, तो 7 गुना 27 हम कर देते। सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अंतर पूछता, डिफरेंस आपसे पूछता, तो 3 गुना 27 हम कर देते। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने एक अनुपात का मान निकाल लिया तो आप आराम से कर सकते हो। अगर बेसिक नॉलेज आपको है क्वेश्चंस की तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। तभी तो मैंने शुरुआत की है आपके लिए जीरो टू हीरो बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं, ताकि अगर स्टूडेंट को ट्रिक्स याद ना हो, कुछ भी याद ना हो, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज है तो वो क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है। और ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे या इसी टाइप के या इसी लेवल के आएंगे। क्वेश्चंस कैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है ना। अब मान लो कि जैसे ये है अनुपात वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में दूसरी तरीके का पूछा जाए, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज होगी तो कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्या का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले पेन है, उसके बाद आपका क्या है? पेंसिल है, और उसके बाद आपका क्या है? रबड़ है। अनुपात दिया गया है 3:2:1। ये संख्या का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात? संख्या का, कि इस अनुपात में है। देखो यहां पर लिखा हुआ है संख्या। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः इतने इतने हो तो इसका मतलब पेन है वो 3 रुपए का आए, पेंसिल है 2 रुपए की आए, और आपका जो रबड़ है वो भी 2 रुपए का आए। तो यहां पर ये 9 रुपए का आएगा, ये 4 रुपए का आएगा, और ये 2 रुपए का आएगा। ये किसका अनुपात निकल के आ गया? आपका रुपये का अनुपात निकल के आ गया। ये अनुपात हमने क्यों लिखा रुपये का? क्योंकि आगे देखिए कि उस बॉक्स का कुल मूल्य 375 रुपए है, कुल मूल्य। तो जब हमारे पास अनुपात होता है
तभी तो हम निकाल सकते हैं एक की वैल्यू तभी तो निकालते हैं। तो 4 और 9 13 और 2 15। 15 का मान कितना दिया हुआ अपने को 375। 15 का मान 375 दिया हुआ है, 15 से डिवाइड कर दो, एक का मान आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 5 75, यानी एक का मान आ गया कितना 25 रुपए आ गया आपका। एक का मान क्या आ गया 25। अब हमसे क्या पूछा है, पेनों की संख्या हमसे पूछी है। तो एक अनुपात का मान 25 आ गया, पेन का रुपए में कितना अनुपात है 9, तो 9 गुना 25 हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया 225 रुपए के हमारे पास पेन है। लेकिन हमसे रुपए नहीं पूछे, हमसे पेनों की संख्या पूछी है। तो जो हमारे पास पेन आए हैं वो 225 रुपए के आए हैं, जिसमें से एक पेन कितने रुपए का आता है 3 का। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 225 को 3 से भाग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, यानी कितने पेनों की संख्या थी 75 थी। बात समझ में आ गया, ऐसे करना है। पहले क्या था कि हमने रुपये बनाए, रुपयों का अनुपात निकाला क्योंकि हमें टोटल रुपये दिए गए थे। फिर हमने अनुपात के बराबर रखा, एक अनुपात का मान निकाला जिससे पेन कितने रुपए के आए वो हमने निकाला। लेकिन इसमें पेनों की रुपए नहीं पूछे, संख्या पूछ ली। तो जब हमें रुपए पता है कि इतने रुपए के 225 रुपए के हमने पेन खरीदे हैं, एक पेन 3 रुपए का आता है, तो कितने पेन हमने खरीदे 75 पेन हमने खरीदे। इस तरीके से अपने को निकालना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। एलसीएम की अगर आपको बिल्कुल नॉलेज है, थोड़ी सी बेसिक, कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में क्या होता है दूसरी संख्या होती है। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्या क्या दिया हुआ है 88 गुना 22 बराबर क्या दिया हुआ है 22 गुना सेकंड संख्या तो हमें निकालनी है। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 88 आपका आंसर आ गया। ठीक है। और आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर जिनको ये फॉर्मूला पता है, क्योंकि पता है भाई कटेगा आपस में, ये एक साथ रखने हैं, ये एक साथ रखने हैं, तो ये दोनों एक साथ रखने हैं, इससे कट रहा है तो काट देंगे और ये पूरा पूरा ही कट जाता है, जो बच जाता है वही आपका आंसर आ जाता है। सेम टाइप हर शिफ्ट में। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे। ठीक है। अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्लास के बाद, अभी नहीं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अपने टेलीग्राम का, सारे के सारे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने करवाए हैं वो सारे ही है, और डेट वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है। खुद टाइप करवाए हैं मैंने, ऐसा नहीं कि वही आपको दे दिया, आंसर की नहीं दी है, खुद टाइप की है, मेहनत हमने की है, आपके लिए मेहनत की है। साथ में इसके आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए कि लुईस रेस का पहला हिस्सा 430 मील पर घंटा की गति से, दूसरा हिस्सा 645 मील पर घंटा की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो हिस्से हो गए, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। ये दोनों हिस्से क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि यही बोला है ना कि जो टोटल हिस्सा था उसका आधा, मतलब एक हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों हिस्से बराबर हैं। जब दोनों हिस्से बराबर हो और औसत गति आपसे पूछी हो, एवरेज स्पीड आपसे पूछी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, औसत गति या एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 गुना पहली चाल गुना में दूसरी चाल और बटे में पहली चाल जमा में दूसरी चाल, ये हम ऐसे लिखते हैं। बस अब आराम से कर दो, 2 गुना पहली चाल 430, दूसरी चाल 645 और बटे में इसको जोड़ के लिखना है। इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1075 हो जाएगा। बस इसको काट देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। बस इसको काटो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप इसको काट सकते हो, जैसे किससे कट रहा है, क्या ये 15 से कट जाएगा, कट जाएगा। 15 7 105, 15 7 105, 15 से नहीं कट रहा भाई, 15 7 105। ठीक है। फिर 25 बच रहा है, 15 से नहीं कट रहा ये। ठीक है।
1075 है। हम इसको 5 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 129 आ गया। उसके बाद ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट जाएगा ये। बस गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 129 को 4 से गुना कर दो, कितना आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप पेपर देखोगे ना, तो वहां पर मैंने आपके लिए आंसर भी डाले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करना है बस, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे पेपर आपको वहां पर मिलेंगे। और गुना कर लो, 9 चौके 36, 3 8 और 3 11, 4 और 3 सॉरी 4 और 1 5, 516 आपका आंसर हो गया। ये वाला देखो, ये बिल्कुल आराम से, लेकिन ध्यान से पढ़ना कि 4100 को 13% साधारण प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। कीजिए भाई। देखिए, एक साल में साधारण ब्याज का मतलब होता है कि एक साल में 13% का ब्याज मिल रहा है, 4 सालों तक दिया है तो 52% का ब्याज मिलेगा। कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? 52% का ब्याज मिलेगा। अब आपको बताना है कि इसमें 52% निकाल दो, इसका 52% निकाल के इसमें जोड़ दो, यह आपका आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा है कि कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो 4100 का 52% निकाल दो। कुछ नहीं करना, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। और अगर आप गुना नहीं करना चाहते, देखिए गुना करके भी आंसर कर सकते हो, और अगर आप गुना नहीं करना चाहते तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इसका हमें 52% निकालना है। अगर इसका हम 50% निकालते तो वो कितना हो जाता? 2050 हो जाता। ठीक है, 50%, और 2% और है तो 41 दूनी 82 रुपए और हो जाता। तो 2 3 1 2 ये जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4100 में ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 2 3 2 6। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। वैसे काट के करना चाहो काट के कर सकते हो। दूसरा, और जोड़ना भी नहीं चाहते तो 52% का ब्याज मिल रहा है, 100% की राशि है, तो डायरेक्ट आप 4100 का 152% निकाल दो, डायरेक्ट आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। और वो भी कैसे भाई? 100% निकालो फिर 52% जोड़ो, तो भी आपका दिल करे जैसे करना है, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको 2-3 तरीके हैं, वो सारे के सारे बता दिए हैं। ये है, आप सभी जानते हो कि आपके आरपीएफ के एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करना होता है? पीछे से आपको सोल्व करना है। 100 किसका रूट होता है? 10 का। 10 इसमें जोड़ा है, 121 आ गया। 121 किसका रूट होता है? 11 का। इसमें से 11 माइनस किए, क्योंकि ये माइनस है, तो कितना हो गया? 144। 144 किसका होता है? 12 का। तो 93 में से 12 अगर हमने माइनस किए, कितना आ गया? 81 रूट। 81 किसका होता है? 9 का होता है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये याद कर, अगर आपको याद है स्क्वायर तो आप आराम से कर सकते हो, और भाई नहीं याद है तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो क्या है। 23 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई गति कितनी है, वो है 23 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और एक सिग्नल को पार करने में समय कितना लगता है? 13 सेकंड का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सिग्नल को पार करेगा मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। तब जब 1 सेकंड में 23 मीटर चलती है और 13 सेकंड का समय लग रहा है, बस दोनों को गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा? 230 और 69 जोड़ दो, 9 9 2 299 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर बेसिक नॉलेज आपको है, मैं बता रहा हूं, आप आरपीएफ का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको छोड़ सकते हो। अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इसको।
कि ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें 2001 से 2006 के दौरान कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों का विवरण दिया गया है और वो भी हजारों में है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है देखो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है। अब क्वेश्चंस क्या है कि कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों में अंतर कितना है, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये थोड़ा रह गया है हिंदी में लिखना। ये 2001 और 2002 के बात कर रहा है। ठीक है, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने इसको छोड़ दिया है थोड़ा। हाँ ठीक है, हिंदी में वो लिखना भूल गए हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। इंग्लिश में देखो 2001 और 2002 के बीच में पूछा है, तो 2001 और 2002 के बीच में देखो। ठीक है, कितने का अंतर है, यहां पर x का जोड़ लो तो x का जोड़ोगे तो कितना हो गया, 50 हो गया, और y का जोड़ोगे तो 51। तो अंतर कितने का आ गया, 1 का, तो 1 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कि 2001 और 2002 के बीच में, 2001 में और 2002 में, तो x ने कितना किया 50 और y ने कितना किया 51। तो अंतर कितने का आ गया, 1000 का आ गया, तो 1 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं इसको जूम करता हूं, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से आंसर कीजिए कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा। कुल अपने को टोटल बताना है कि टोटल कितना अंतर है। इसको कर तो आप कई तरीके से सकते हो, कई तरीके से आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो x और y के बीच में, या तो x का मान लो या y का मान लो आप, तो नीचे वाले का ही मान लेते हैं, तो कितना है -2 है, कि ऊपर वाले से -2 की कमी हो रही है। इसमें क्या है 27 और 30 +3 है, इसमें 3 ज्यादा है। इसमें देखोगे तो कितना हो गया +5 है, 5 ज्यादा है। इसमें देखोगे तो -9 है। इसमें देखेंगे तो प्लस का कितना हो गया 16 हो गया। इसमें देखोगे तो प्लस का कितना हो गया 14 हो गया। ये सारे प्लस प्लस के हैं। देख लो अब अंतर कितने का है, प्लस प्लस के जोड़ लो तो इधर से आ गया 30 और 8 38, ये आ गया 38। माइनस के कितने हैं 2 और 9 11, 38 में से 11 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। 27 का अंतर है, 27 का अंतर है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इन सभी को जोड़ो, ऊपर वाले को, इन सभी को जोड़ो नीचे वाले को और माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा जो 27 आने वाला है। जैसी भी आपका दिल करे आप कर सकते हो भाई। कैलकुलेशन में आपको थोड़ा समय लगेगा, ऐसे करोगे तो थोड़े कम समय में निकाल लोगे, तो थोड़ा स्मार्ट आपको बनना है। बाकी तो मैं जब इसकी क्लास लेके आऊंगा तब आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो क्या है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखा रहा हूं कि यहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तीनों के तीनों एक ही शिफ्ट के हैं, एक ही क्लास के हैं, देख लो, मतलब एक ही पेपर के हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के बीच में न्यूनतम अंतर था। न्यूनतम का मतलब होता है मिनिमम, सबसे कम अंतर कब था। देखो यहां से अंतर 2 का था, अब हमने कोई इधर वाले को ही देख लो, अंतर कहां से आया, सबसे कम अंतर कितने का आ रहा है 2 का। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, अंतर है ना, तो अंतर है कि बड़ी में से छोटी माइनस करनी है तो 2 ही है, बाकी देखो किसी में नहीं है, तो 2 का अंतर है। और जो किसमें है 2001 में, या तो 2 पूछ रहा होगा या संख्या पूछ रहा होगा, तो 2001 पूछ रहा है सन, तो 2001 आंसर हो जाएगा। इधर किधर आंसर भी लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर भी लिखा है। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए जो बार बार रिपीट होते हैं। अब क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए मैं आपके लिए सुबह 9 बजे लेके आ रहा हूं, डेली आपको सुबह 9 बजे मिलेगा। और मेरा वादा है जिस भी स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, मैथ का जो डर है उसको बिल्कुल हम खत्म करने वाले हैं। लेकिन कुछ नहीं करना, बस डेली 9 बजे क्लास देखनी है। बहुत बड़ी क्लास भी मैं नहीं लेके आऊंगा कि आपकी 40-45 मिनट के आसपास की ही होगी, छोटी छोटी क्लास करते हुए चलेंगे। और यह आपके आरपीएफ के साथ आपके बाकी एग्जाम्स जैसे एएलपी का हो गया, आपका टेक्नीशियन वाला हो गया, आपका एनटीपीसी वाला हो गया, ठीक है, ग्रुप डी वाला हो गया, या जो भी रेलवे के एग्जाम्स निकलते हैं आपके, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल से शुरुआत करते हैं और आ जाना सभी, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।